देखिए रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिवीजन में क्या सर आप पूरा करा दोगे हमें? बेटा देखिए मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करूँ, ठीक है। और हमारा टारगेट ये है कि भाई कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए, ठीक। रिवीजन में पहली चीज़ आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एमओटी के 3 लेक्चर्स, ठीक। एमओटी के 3 लेक्चर्स, एक जिसका नाम मैंने रखा था रेडॉक्स लेक्चर 4, या फिर जिसका नाम मैंने रखा था ऑक्सी एसिड्स, और तीसरा टॉपिक जो कि था टॉटोमेरिज्म, ठीक। इनसे आप मान लीजिए मेडिकल में नीट में 2 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। और जेई में एक तो आएगा ही आएगा, 90% से ज़्यादा चांसेस है कि इन 3 लेक्चर से, मतलब इन लेक्चर से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। 3 लेक्चर भी आ जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, एक इससे एक इससे एक इससे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यही स्टार्ट करिए, नंबर 1 पे ये रखिए, नंबर 2 पे ये रखिए, नंबर 3 पे ये रखिए। एमओटी के जो 3 लेक्चर्स हैं, ठीक, उसमें ध्यान रखिएगा पहला लेक्चर टफ लगेगा, दूसरा लेक्चर और टफ लगेगा ये क्या है कैसे हो रहा है, लेकिन तीसरे लेक्चर का जो पहला हाफ है उसमें मैं ट्रिक करा दूंगा। तो सर हम डायरेक्टली तीसरा लेक्चर देख लें? नहीं, पहले ये देखो फिर ये देखो, गारंटी इसका सवाल गलत नहीं होगा अगर तुम तीनों लेक्चर देख लोगे तो, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप ये करिए, इतने क्वेश्चन पक्के करिए, ठीक। उसके बाद कराने का फॉर्मेट मेरा ऐसा रहेगा कि टफ चैप्टर्स में पहले कराऊंगा, मतलब अपने हिसाब से टफ इजी का मैं मिक्सचर कराता रहूंगा आपको, ठीक है। साथ में अब हमारा टारगेट ये है कि कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो हर चैप्टर का फ्लेवर अलग होगा, उसमें मैं आपको बताता रहूँगा भाई हमें कैसे कैसे क्या 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 करना है। हर एक की शीट मिलती जाएगी, उसका आपका टेस्ट होता जाएगा। तो हमारा अब पहला चैप्टर में रिवीजन का रख रहा हूँ, मोल कंसेप्ट एंड रेडॉक्स, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी 2.5 से 3 घंटे में ये चैप्टर आपको करा दिया जाए, ठीक है। देखिए मोल कंसेप्ट 3 पार्ट में था। पार्ट 1 मोल की डेफिनेशन, ठीक। पहले तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता था याद करो। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता था? मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, वो तो ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता था? वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो उसका एक मॉलिक्यूल का, एक एटम का वेट 1 AMU है, लेकिन 16 ग्राम होगा क्या? एक मोल का वेट। मोल के लिए आपको फॉर्मूले क्या बताए थे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर वेट। ये कौन सा एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। ये 2 फॉर्मूले हमेशा वैलिड हैं, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तीनों के लिए वैलिड हैं। तीसरा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर्स, ठीक है। ये किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर गैसेस। STP क्या होता था भाई? 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर। इफ कंडीशंस आर नॉट एट STP, अगर STP पे कंडीशन नहीं होती थी तो क्या करते थे? तो देन यूज PV इक्वल टू NRT, जहां पर R की वैल्यू क्या होती थी? 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। बाय डिफॉल्ट हमें यही यूज़ करनी। जब ये यूज़ करोगे तो प्रेशर की वैल्यू किस में रखोगे? ATM में। वॉल्यूम की वैल्यू किस में रखोगे? लीटर में। टेम्परेचर हमेशा किस में रखना? केल्विन में। या फिर 8.314 जूल पर मोल पर
केल्विन। ठीक, इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेते थे 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये बेसिक था। इस पे कुछ जो बहुत बेसिक सवाल हैं जो आपको शीट में भेज रहा हूँ, ठीक है, उस शीट के आप सवाल ट्राई करिए। सबसे पहले तो ये शीट के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं आपको टफ क्वेश्चन कराता हूँ, जो है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मेडिकल के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन मेडिकल में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में लगाना है, किसका मास ज्यादा है। तो पहला देखो, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, O2। तो एक मॉलिक्यूल का वेट कितना हुआ भाई 16, 2 × 16 AMU, 32 AMU, यानी 32 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। दूसरा देखो, एक एटम ऑफ नाइट्रोजन, एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का वेट कितना हुआ 1 × 14 AMU। तो 14 AMU तो सीधे सीधे क्या हो गया 14 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक। तीसरा देखो 10⁻⁻10 ग्राम मॉलिक्यूलर लिखा है, इसको लिखा होना चाहिए ग्राम मॉलिक्यूल, लेकिन चलो इतना हमें समझना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन बनाने वाला गलत भी कर देता है। ग्राम मॉलिक्यूल वेट ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या है कि मोल्स कितने हो गए 10⁻⁻10, ठीक। मोल्स कितने हो गए 10⁻⁻10। तो इतने मोल्स का वेट क्या होगा, तो भाई खुद बताओ वेट इन ग्राम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 10⁻⁻10, ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ 16 ग्राम, ये कितना हुआ 16 × 10⁻⁻10 ग्राम। चौथा देखो 10⁻⁻10 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक वेट का मतलब क्या हुआ कि भाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन लिखा था, सॉरी ये मुझे 32 लिखना चाहिए, क्योंकि वर्ड देखो क्या यूज कर रहा है मॉलिक्यूलर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को किस फॉर्म में ले रहा O2 के फॉर्म में। ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, ग्राम एटॉमिक वेट का मतलब मोल्स कितने हो गए, इसको ग्राम एटम लिखना चाहिए था, ये वेट नहीं लिखना चाहिए था, ये गलत है सवाल में। तो मोल्स कितने हो गए 10⁻⁻10। तो वेट इन ग्राम कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ मोल्स 10⁻⁻10, ग्राम एटॉमिक वेट कॉपर का 63.5 ग्राम। तो अब खुद बताओ भाई 10⁻⁻10 बड़ा होता है कि 10⁻⁻24 बड़ा होता है। ऑब्वियसली कौन बड़ा होता है 10⁻⁻10। तो 4 और 3 ज्यादा होंगे किससे 1 और 2 से, ठीक। और 4 और 3 में कौन ज्यादा होगा भाई ये वाला, क्योंकि 63.5 है, पहले 10 की पावर देखो सेम है, ये 63.5 है, ये 32 है, तो कौन सा ज्यादा होगा भाई फोर्थ वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा है फर्स्ट वाला, क्योंकि पावर सेम है, तो वैल्यू देख लो फिर सेकंड वाला, ठीक है। तो ये बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिए, सॉल्यूशन मैं आपको दे ही रहा हूं साथ में, ठीक। ध्यान रखना इसमें एक बार फंसाता, अगर वाटर लिक्विड है तो उसमें PV = nRT भी नहीं लगेगा, और ना ही ये फॉर्मूला लगेगा, कहाँ गया जो पढ़ाया था, ये भी नहीं लगेगा। लिक्विड वाटर का केस दे सकता है, ध्यान रखना, अगर लिक्विड वाटर का केस दिया तो ये केस नहीं लगेगा, PV = nRT भी नहीं लगेगा,
उसके बाद देखो पार्ट 2, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक, और इनके बीच में जो इंटर कन्वर्जन होता है। ठीक है, पहली बात तो भाई मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसमें? लीटर्स में। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। नॉर्मलिटी क्या लिखोगे? एन फैक्टर, या नॉर्मलिटी क्या लिखोगे? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे? एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स, इसीलिए नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी? सीधे सीधे एन फैक्टर। एन फैक्टर सबका अलग अलग होता है, बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रखा हूँ आपको। ठीक है, मोलैरिटी पहले इन्हीं दोनों पे खेलते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आते थे डाइल्यूशन वाले सवाल। याद करो, डाइल्यूशन में मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसमें लिखो कि 100 ml 0.1 m HCl is diluted to 500 ml। ठीक, what is the new molarity of solution? What is the new molarity of solution? ठीक है, तो इसमें याद करो सिंपली क्या लगाओगे? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो पहले मोलरिटी कितनी है? 0.1, वॉल्यूम कितना है? 100 ml। बाद में मोलरिटी कितनी है निकालनी है, इधर ml में तो इधर भी ml में। तो M2 कितना हो गया? ये 0 0 कट गया, 0.1 अपॉन 5, 0.02। ठीक, दूसरा ये डाइल्यूशन वाला सवाल हो गया। दूसरा हो गया मिक्सिंग। ठीक, या फिर हाँ मिक्सिंग। अब मिक्सिंग में दो चीजें हो सकती हैं, या तो सॉल्यूट सेम है या तो सॉल्यूट डिफरेंट है। ठीक है, या तो सॉल्यूट सेम है या तो सॉल्यूट क्या है? डिफरेंट है। अगर सॉल्यूट सेम है, पहला केस, सॉल्यूट इज सेम, तो क्या लगाओगे? M1V1 प्लस M2V2 ये लगा सकते हो, इज इक्वल टू M3V3। लेकिन अगर सॉल्यूट डिफरेंट है तो तुम्हें N1V1 लगाना पड़ेगा। ये इसमें भी वैलिड है, ध्यान रखना, N1V1 दोनों में वैलिड है, लेकिन M1V1 मोलरिटी वाला किस में वैलिड है? केवल अगर सॉल्यूट सेम है। सॉलिड सेम है। अब देखो पहला वाला, तो क्वेश्चन नंबर 2, 300 ml 0.2 m HCl is mixed with 200 ml, सॉरी 0.2 m होना चाहिए था, 200 ml 0.6 m HCl। ठीक है, what is the molarity of the solution? What is the molarity of the solution? तो एक बात तो ये याद रखना, एक ज्यादा और एक कम वाला जब भी मिक्स करोगे तो हमेशा बीच में आएगी। ठीक है, जो फाइनल मोलरिटी होगी। तो इसमें देखो सॉल्यूट सेम है तो सिंपली क्या लगाओगे? M1V1 M2V2 इज इक्वल टू M3V3। तो M1 कितना है? 0.2। अब वॉल्यूम ml में रखना है तो हर तरफ ml में, ये कितना है? 0.6 इंटू 200 इज इक्वल टू M3। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 500 ml। 0 0 सबसे कट गया, 0.6 प्लस 1.2 इज इक्वल टू M3 इंटू 5। M3 कितना हो गया? 1.8 अपॉन 5। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखो सॉल्यूट डिफरेंट कर देते हैं। अब एक बात ये ध्यान रखना, वॉल्यूम हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, सॉल्यूट मान लो हम डिफरेंट कर देते हैं, तो अब मान लीजिए कि अब सॉल्यूट नहीं, अब सॉल्यूट
इस केस में क्या था, सॉल्यूट सेम था, चलो सॉल्यूट डिफरेंट। उसमें भी दो केस हैं, या तो तुम एसिड प्लस एसिड मिलाओगे या तो तुम बेस प्लस बेस मिलाओगे। दूसरा केस, या तो तुम एसिड प्लस बेस मिलाओगे। तो इन दोनों में ही क्या करना है, तुमने ऐड करना है, ठीक है। और इसमें क्या है, सबट्रैक्ट करना है। लेकिन जो वॉल्यूम है वो तो हमेशा ही फाइनल ऐड होगा, लेकिन इसमें सबट्रैक्ट करना। पहले कौन सा रखना है, जो ज़्यादा हो, बाद में कौन सा रखना है, जो कम हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, एक ये करते हैं, एक ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि लिखो कि भाई 300 ml 0.1 m H2SO4 is mixed with 700 ml 0.3 m HCl. What is the final concentration of solution? What is the final concentration of solution? तो अब देखो उसने वर्ड क्या यूज किया, कंसंट्रेशन। तो उसने तुमसे, अब नॉर्मली जब कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो पूरी केमिस्ट्री में हम कंसंट्रेशन किसको मान के चलेंगे, मोलैरिटी को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कंसंट्रेशन किसको मान के चलेंगे, नॉर्मलिटी को, क्योंकि तो डिफरेंट एसिड मिक्स किए हैं। तो सिंपली क्या बोलोगे, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N फाइनल V फाइनल। तो N1 कितना है, नॉर्मलिटी क्या होती है, N फैक्टर। H2SO4 का N फैक्टर कितना होगा, 2 इंटू 0.1, वॉल्यूम 300, इंटू इसकी नॉर्मलिटी N फैक्टर कितना है, 1 HCl का, इंटू 700। N फैक्टर क्या होता है, कितने H प्लस दे सकता है, तो 2 H प्लस दे सकता है, ये 1 दे सकता है। और फाइनल नॉर्मलिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, 1000 ml। एक चारों तरफ ml है तो ml में रखो, 0 0 काट दो, तो ये कितना हो गया, 0.6 प्लस 2.1, तो फाइनल कितनी हो गई भाई, 2.7 अपॉन 10, 0.27, ठीक है। ये हो गई फाइनल नॉर्मलिटी। अब मान लो एसिड प्लस बेस मिक्स करते हैं, तो मान लो 300 ml 0.1 m H2SO4 प्लस 500 ml 0.1 m NaOH। बताओ व्हाट इज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब तुम्हें ये भी डिसाइड करना है कि भाई फाइनली जो है वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। तो क्या करो, NV निकालो दोनों का, जिसका ज़्यादा होगा भाई इसका देखो नॉर्मलिटी क्या होगी इसकी, भाई N फैक्टर 2 है, इंटू 0.1 इंटू 300, ठीक। तो ये कितना आ गया, 0.2 इंटू 300, 60। इसका कितना आ गया, इसका N फैक्टर NaOH, एक OH माइनस देगा, तो 0.1 इंटू 1 इंटू 500, ये हो गया 50। तो एसिड का ज़्यादा है, एसिड का ज़्यादा है बेस से। इसको क्या बोलते हैं, मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि वॉल्यूम ml में तो मिली इक्विवेलेंट बोलोगे। इसको क्या बोलोगे भाई, इक्विवेलेंट किसको बोलते हो, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। मिली इक्विवेलेंट किसको बोलोगे, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। सवाल या तो इक्विवेलेंट में करो या तो मिली इक्विवेलेंट में करो। जैसे अभी यहाँ मैं हर तरफ मिली इक्विवेलेंट में कर रहा हूँ, मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट। कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम या तो ml में लो या तो लीटर में लो, एक चीज में लो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एसिड के मिली इक्विवेलेंट तो बस 60 है, तो इसमें क्या लिखोगे, N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N फाइनल V फाइनल। ये कौन सा लोगे, ज्यादा वाला, ये कौन सा लोगे, कम वाला। ये क्या हो गया, फाइनल, ठीक। तो N1V1 तो कितना है, पहले 60 माइनस 50 इज इक्वल टू N फाइनल V फाइनल कितना होगा, 800 ml। ml में क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि इधर भी मैंने ml में रखा, तो 10/800, ये क्या हो गई, फाइनल नॉर्मलिटी, ठीक। तो अब इसमें तो क्या था, कोई ज्यादा बच रहा था। एक सवाल ऐसा भी आ सकता है कि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए, वो वाला भी कर सकते हैं।
भाई इसमें तो क्या था कि दोनों ज्यादा, एक कोई ज्यादा था। एक केस ये भी हो सकता है कि बराबर हो जाए, जिस केस में बराबर हो जाएंगे उसमें हम क्या बोलेंगे कि न्यूट्रलाइज हो गए। ठीक है, जिसमें बराबर हो गए उसमें हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइज हो गए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में आपके काम आएगी, वो है इंटर कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स। इंटर कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स कि मोलैरिटी से मोलैरिटी कैसे, मोलैरिटी से मोलैरिटी कैसे। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको यही बोलूंगा, वही पुराने सवाल मैं आपको करा रहा हूं जो मैंने कराए थे। ठीक है, अच्छा अगर आपको नोट्स रिवाइज करने, ये देखिए ये सुमित के नोट्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, अगर इसके सारे ही सवाल कर लो तो फिर बात ही क्या है। एक बार अगर कॉपी अगर आप रिवाइज कर लें तो आपका कोई तोड़ नहीं है। कॉपी में मैंने हर टाइप के सवाल करा रखे हैं, हर टाइप के। ठीक है, चलिए कॉपी से करा देता हूँ एक दो सवाल आपको। क्वेश्चन कितने क्वेश्चन हो गए थे, 4। हम देख रहे हैं कि भाई मोलैरिटी से मोलैरिटी कैसे करेंगे पहला। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 0.25 m HNO3 solution where density of solution is 1.15 ग्राम पर ml। ठीक, तो अब देखो मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी निकालनी है। ठीक, तो आपको मैंने तरीका क्या बताया था, याद करो। जो गिवन है उसकी डेफिनेशन लिखोगे किसमें, इंग्लिश में, डेफिनेशन इन इंग्लिश। और जो आस्क्ड है, जो गिवन है डेफिनेशन इन इंग्लिश, जो आस्क्ड है उसका क्या लिखोगे, फॉर्मूला। अब देखो तरीका कि गिवन क्या है, 0.25 m HNO3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.25 मोल्स HNO3 आर प्रेजेंट इन 1 kg वाटर, जो कि सॉल्वेंट है। क्योंकि मोलैरिटी में क्या होता है, केजी मतलब मोलैरिटी होती क्या थी, याद करो भाई। अगर मोलैरिटी में बोलूं तो मोलैरिटी क्या होती थी, याद करो, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होती थी। वेट ऑफ सॉल्वेंट होती थी किसमें, केजी में। ठीक, तो लेट क्या करोगे, 1 kg वाटर। तो क्या एज्यूम कर लिया, लेट 1 kg वाटर। ठीक, तो एज्यूम कर लिया 1 kg वाटर। तो 1 kg वाटर एज्यूम किया, यानी 2.5 मोल्स HNO3 के प्रेजेंट है। तो फिर वेट कितना प्रेजेंट है, 0.25 इंटू HNO3 का वेट हो गया 63 ग्राम। तो 63/4 ग्राम। ठीक, ये वेट हो गया 63/4 ग्राम। 0.25 क्या होता है, 1/4। ठीक, ये हो जाएगा 15.75 अगर कैलकुलेट करोगे तो, करके देख लेना। ठीक है भाई, तो अब सिंपल सी बात है, अब हमें चाहिए मोलैरिटी। मोल्स पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो ये नहीं पता, ये पता है। डेंसिटी क्या होती है, वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या हुआ, वेट इन ग्राम अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो वेट इन ग्राम किसका, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का वेट कितना है, 1000 प्लस 15.75। भाई सॉल्वेंट का वेट प्लस सॉल्यूट का वेट अपॉन डेंसिटी कितनी है, 1.15। बस, अब ये वॉल्यूम ग्राम में, ये देखो लीटर में नहीं आएगा, वॉल्यूम जनरली आएगा ml में, क्योंकि डेंसिटी तुम किस में लेते हो, ग्राम पर ml में, और वेट किस में है, ग्राम में। तो बस वॉल्यूम इन लीटर कितना हो गया, 1015.75 अपॉन 1.15 ml।
तो बस इसमें रख दो। तो मोल कितने 0.25 अपॉन 1015.75 1.15 ये ml में है इंटू 1000। तो ये हमारा हो गया कि मोलैरिटी से मोलैलिटी में कन्वर्ट कैसे करें। ठीक सर, अगर कई बार क्या होता है डेंसिटी नहीं दी होती, अगर डेंसिटी नहीं दी है, कोई तरीका नहीं दिया है, तो डेंसिटी क्या मान लोगे 1। ठीक, अब मान लीजिए हमको निकालना है मोलैलिटी से मोलैरिटी। ठीक, इसका भी एक सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ 0.3 m। नहीं, हमने क्या किया पहले, हमने मोलैरिटी से हमने पहले मोलैलिटी से मोलैरिटी निकाली। अब हम क्या कर रहे हैं, मोलैरिटी से मोलैलिटी निकाल रहे हैं। तो व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ 0.3 m Na2CO3 सॉल्यूशन। डेंसिटी इज 1.4 ग्राम पर ml। ठीक, तो बस फिर वही बात जो दिया है, गिवन क्या है 0.3 m Na2CO3। .3 m Na2CO3 का मतलब क्या हुआ, 0.3 moles are present in 0.3 moles are present in क्या बोलते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन। तो लेट क्या कर लोगे, लेट 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ही लेट करोगे 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक, तो लेट 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर करोगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि 0.3 मोल्स Na2CO3 इज प्रेजेंट। यानी इसका वेट कितना होगा, फटाफट निकालो। वेट क्या होगा, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 106, तो 31.8 ग्राम। ठीक, ये क्या हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो ये हमने इतना कर लिया, मोलैलिटी क्या होगी, मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स तो हमें पता है 0.3, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मैं डेंसिटी क्या होती है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 31.8। तो डेंसिटी कितनी है इसकी 1.4 ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम कितना 1 लीटर, तो क्या लिखोगे 1000 ml, क्योंकि डेंसिटी किस में ली है, ग्राम पर ml में। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है भाई, यही हमें निकालना है, W 31.8। तो W कितना हो गया भाई 1400 माइनस 31.8 ग्राम। तो ये इसमें रख दो। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें होती हैं जैसे मोल फ्रैक्शन से निकालना, परसेंटेज बाई वेट से निकालना, ये सब है। तो इसका अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है तो एक पूरा डिटेल में वीडियो है। ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट थे। तो सर आप क्या सजेस्ट करोगे, हम डिटेल वीडियो देखें? हाँ देख लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ आएगा लिक्विड सॉल्यूशन में।
और इससे एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आ सकता है, क्योंकि ये 12th के सिलेबस में है। इंटर कन्वर्जन क्यों? क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में ये है। तो मेरी सलाह ये है कि आप इसका एक पूरा वीडियो जो है वो देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ और सवालों पे। अब मैं उन सवालों पे आऊँगा जो कि टफ है, ठीक है, जो थोड़ा सा फ्लेवर जिसका टफ पड़ेगा आपको। इक्विवेलेंट वेट वाले सवाल हैं, इक्विवेलेंट वेट वाले सवाल टफ पड़ते हैं। ठीक, तो इक्विवेलेंट वेट का पहला सवाल, पहले भाई इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन ही देख लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता था? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। और ग्राम इक्विवेलेंट इसको क्या लिख सकते हो? बस अगर इस फॉर्मूले में रख दो कि भाई एन फैक्टर इंटू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। अब चलो भाई करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखो पहले। कह रहा है कोई मेटल ऑक्साइड है, उसको कंप्लीटली मेटल क्लोराइड में हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। कह रहा है कि बताओ भाई ये 3 ग्राम था, 3 ग्राम क्या था? मेटल प्लस ऑक्साइड का वेट, ठीक। और ये कितना हो गया? इसका वेट कितना मिला? 5 ग्राम। 5 ग्राम में क्या है? मेटल प्लस ऑक्साइड, ठीक। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना है? सिंपल सी बात है, कह रहा है कि एक 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड थी, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? 5 ग्राम की मेटल क्लोराइड में। चाहो तो क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। तो अब मेटल का वेट पूछ रहा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो सर अब कैसे करेंगे इस सवाल को? इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। तो देखिए इस टाइप के सवाल मेडिकल के फेवरेट हैं, ठीक है। जेई में भी आते ही हैं, लेकिन ये मेडिकल के फेवरेट हैं कि ये टफ सवालों में आता है। देखिए इसमें क्या करोगे भाई, जो भी रिएक्शन होती है याद करो सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, यानी इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसके ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक। इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे भाई वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसका मेटल ऑक्साइड का इज इक्वल टू इसका वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट मेटल क्लोराइड का। अब वेट इन ग्राम कितना है? 3 ग्राम। अब इक्विवेलेंट वेट मेटल ऑक्साइड का कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने क्या मान लिया? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब ये देखो ये क्या हुआ? ये कितना दिया? 5 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, मेटल क्लोराइड का क्या होगा? मेटल प्लस ऑक्साइड नहीं क्लोराइड, प्लस इसका क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना है? 35.5। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, मैं टफ क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, अपने मन से। बाकी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी है। (36) कह रहा है कि AgCO3 था, Ag2CO3 प्लस CaCO3, इस टोटल का वेट कितना था? 5 ग्राम। हीटिंग करने पर इसको हीट किया, एक क्या मिला? रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या होता है? नॉर्मली सॉलिड, क्योंकि जो गैस बनेगी वो क्या होगी? एस्केप हो जाएगी,
तो रेसिड्यू क्या होगा, सॉलिड जो बच गया उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेसिड्यू। ठीक, ये बहुत टफ सवाल है। इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए इतना HCl चाहिए। तो पूछ रहा है कि बताओ Ag2CO3 का परसेंटेज क्या होगा इस सॉल्यूशन में। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट मेडिकल में नहीं आना चाहिए, लेकिन इसका फ्लेवर ले लो, ठीक है, फ्लेवर ले लो बस। तो Ag2CO3 प्लस CaCO3, इसका वेट x मान लो, तो इसका वेट कितना हो गया, 5 - x ग्राम। अब देखो जनरली क्या होता है, इसमें सिल्वर कार्बोनेट क्यों डाला। जनरली क्या होता है कि अगर आप मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो क्या देता है, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 मेटल कार्बोनेट है ये, इसको हीट करोगे तो ये क्या देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। ये सॉलिड लिखा मैंने, ठीक है। बट सिल्वर कार्बोनेट अलग ढंग से होता है, इसीलिए ये बार बार मोल कंसेप्ट के सवालों में आता है। ये ऑक्साइड नहीं देता, ये सीधे ये देता है, ये देखो, समझे ना बात को। तो इसीलिए यहाँ सिल्वर कार्बोनेट का गेम है। अब मान लो ये x ग्राम था, ये 5 - x ग्राम था, ठीक। तो अब 5 - x था, तो इसका मोल्स कितने हो गए, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम का 40, इसका 100/100, ये हो गए इसके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसके अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट जो भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अब देखो जो रेसिड्यू है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है कौन, HCl, जो कि एसिड है। तो एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ तो करेगा नहीं, इसके साथ करेगा। ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, मेटल की ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होती है, और नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होती है, ठीक। तो ये बेसिक ऑक्साइड है, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो अब ये 1 मोल अगर डिकम्पोज होता तो ये 1 मोल बनता है, तो मोल्स ऑफ CaO कितने बने, 5 - x/100, ठीक। तो अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो CaO प्लस HCl ये रिएक्ट करेगा, तो ये कह रहा है कितना चाहिए, इतना चाहिए कि कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, यानी इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसके ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे भाई, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो CaO ये सॉल्ट है, CaO में सॉल्ट भाई n फैक्टर क्या होता था, टोटल पॉजिटिव चार्ज +2, एक ही है एटम, तो 1 × +2, ये टोटल नेगेटिव चार्ज 1 × -2 यानी 2। तो क्या हुआ, n फैक्टर इसका कितना हुआ, 2। HCl के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे भाई, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। अब देखो नॉर्मेलिटी क्या होगी, n फैक्टर HCl का 1 × मोलरिटी। अब वॉल्यूम ml में, लेकिन हमें लीटर में इस बार लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ हमने ग्राम इक्विवेलेंट लिए हैं, इधर हमने वॉल्यूम तो लिया नहीं है। अगर इधर भी वॉल्यूम लीटर में लेते, ml में लेते, तो इधर भी ml में ले सकते थे, लेकिन यहाँ हमने ग्राम इक्विवेलेंट लिया है, इसलिए हमें यहाँ लीटर में ही लेना पड़ेगा। तो बस ये कट गया, ये 1/2 आ गया, तो ये कट गया 50, ये कट गया 25, तो 5 - x = 25। इसको सॉल्व कर लेना जो भी आ जाए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आ जाए वही क्या हो जाएगा, इसका x आ जाएगा, ठीक है। और फिर x से आपको परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक, 5 MHCl तो निगेटिव आ जा रहा है यार। ये 5 MHCl थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 1 मिनट रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन।
ये शायद 1/5 है। मैं इसको 1/5 करके देखते हैं, एक सेकेंड। 1/5 करके देखते हैं। देखो टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। देखो 5 माइनस एक्स इसके ग्राम इक्वलेंट इंटू 2 इंटू 0.1, ये करके देखते हैं भाई। ये हुआ 50, तो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 0.1, ये 5/5, ये कितना हो गया 1। तो x कितना हो गया 4 ग्राम। ठीक है, ये सही कर लेना, ये 1/5 होगा। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव आ जा रहा था, ये गलत हो रहा था, ये 1/5 है, तो ये 4 ग्राम। ठीक, तो बस, तो फिर वेट ऑफ सिल्वर किसका परसेंटेज पूछा था? अरे किसी का भी पूछा हो तो 5 ग्राम में जैसे Ag2CO3 प्लस CaCO3 है, ये 4 ग्राम है आउट ऑफ 5 ग्राम, और ये 1 ग्राम है आउट ऑफ 5 ग्राम। तो बस परसेंटेज ऑफ Ag2CO3 इज इक्वल टू उसका वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100, तो 20% हो गया। वेट ऑफ CaCO3 उसका वेट टोटल वेट इंटू 100, 80%। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चन। लिमिटिंग पहले देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली लिमिटिंग, ये कैल्शियम फॉस्फाइड लिखा है, तो Ca3P2। ठीक है, कह रहा वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, तो क्या देगा? तो खुद देखो फॉस्फाइड में क्या होता है, ये होता है। वाटर को क्या मानोगे H+ OH-। ठीक है, तो P3 को क्या दोगे H+, तो एक P को कितने H+ दोगे 3, तो क्या बनेगा PS3, और इसको क्या दोगे CaOH होल 2। ठीक, अब बैलेंस कर लो, हमें कितने, भाई ये है। ठीक है, अब इसको 3 कर लो। अब जैसे इसको 3 किया तो कितने OH चाहिए 6, तो इसको 6 कर लो। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 कर लो, तो बस हो गया। इसका 1 मोल क्या करेगा, इसके 2 मोल देगा, इसके 3 मोल देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। BaCl2 को Na3PO4 के साथ मिक्स कर रहा है, पूछ रहा है कितने Ba3PO4 होल 2 बनेंगे। ये 0.5 मोल्स हैं, ये 0.2 मोल्स हैं, तो बैलेंस करो भाई, ये 3 ये 2। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें हमें देखना लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अगर इसके 2 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी इसका 1 मोल इसके 1.5 के साथ रिएक्ट करता है, यानी इसका 0.2 इसके 0.2 इंटू 1.5 यानी 0.3 के साथ रिएक्ट करेगा। 0.3 है, उससे ज़्यादा है, तो ये हो गया एक्सेस में, ये हो गया लिमिटिंग। सर नहीं समझ में आया, फिर से देखो, इधर से देख लो।
भाई 3 BaCl2 रिएक्ट करते हैं किसके साथ, 2 Na3PO4 के साथ, तो एक BaCl2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, 2/3। तो 0.5 BaCl2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, 2 इंटू 0.5/3, तो 1/3 कितना होना चाहिए, 0.33। 0.33 तो है नहीं, 0.33 से क्या है, कम है, यानी ये लिमिटिंग है। ये क्या हो गया, इनिशियल। तो रिएक्ट कर कितना करेगा, रिएक्ट जितना लिमिटिंग होगा 0.2, तो ये भी कितना रिएक्ट करेगा, अभी 2 रिएक्ट करता है तो ये 3 रिएक्ट करता है, तो ये 3/2 इंटू 0.2, यानी रिएक्ट करेगा 0.3। तो फाइनली कितना बचेगा, ये 0.2, 0.5 माइनस 0.3, ये 0। ये 3 रिएक्ट कर, भाई ये 2 रिएक्ट करता है तो 1 बनता है, 1 रिएक्ट करेगा तो आधा बनेगा, 0.2 रिएक्ट करेगा तो इतना बनेगा। ठीक, ये टॉपिक थोड़ा सा टफ था, लिमिटिंग रिएजेंट वाला। ठीक, चलिए जेई के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 41, अब ये क्वेश्चन भी अच्छा आता है भाई। एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन होता है, तो हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन से CO2 प्लस वाटर बनता है। तो बैलेंस पहले तो ऐसे करो, x और ये y/2, और ये हो जाता है x प्लस y/4। ये आपको बताया था मैंने, ये गैसियस है, ये गैसियस है, ये लिक्विड है कि गैस पता नहीं। ठीक है, अब ये अपॉन कंबस्शन क्या देता है, 0.72 ग्राम वाटर और 3.08 ग्राम क्या देता है, CO2। ठीक, तो अब इसका इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, तो अब खुद बताओ, ये CO2 का है, तो अब एक बात बताओ तो मोल्स कितने हो गए, अपॉन 44 अपॉन 18, ये मोल्स हो गए। अब एक बात बताओ, इसमें जो भी कार्बन है सारा का सारा यहीं से आया है, तो अब इसमें पहले देखो, इसमें मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2, क्योंकि CO2 में जितने मोल्स हैं उतने ही कार्बन होंगे। ठीक है, तो इसमें भी कार्बन के कितने मोल्स हो गए, कार्बन के मोल्स कितने हैं भाई, 3.08 अपॉन 44। अब देखो हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के मोल्स हैं भाई, इसमें खुद देख लो, जितना हाइड्रोजन है वो सारा का सारा यहीं से आया होगा, तो ये तो वाटर के मोल्स हैं, तो 2 इंटू 0.72 अपॉन 18, क्योंकि एक वाटर में 2 हैं, तो ये कितना हो गया, 0.72 अपॉन 9। ठीक, तो अब इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो सिंपली क्या करो, इसके इतने मोल्स हैं, इसके इतने मोल्स हैं, तो एकदम सिंपली हमें किसी एक को 1 मान लो। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, वैसे तो ये लिख देंगे, लेकिन ये इंपेरिकल फॉर्मूला डेसिमल में माना नहीं जाएगा, तो क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, या इसको इधर ले जाओ, तो C1H 0.72 इंटू 44 अपॉन 3.08 इंटू 9, ये कितना हुआ, 0.72 इंटू 44, ये पुराने ओल्ड फैशन तरीके से कर लेते हैं। चलो भाई इसको, भाई कार्बन हाइड्रोजन मोल्स देखो कितने हैं, 3.08 अपॉन 44। ठीक है, इसमें कितने मोल्स हैं, 0.72 अपॉन 9, तो ये वैल्यू कितनी हुई, 3.08 अपॉन 44,
0.07, ये कितना हो गया 0.08। तो बस ये तो बड़ा ही सिंपल है। तो इसको यानी इसको C.07 H.08, या फिर इसको क्या लिख सकते हो C7 H8। ठीक है, ये लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे एकदम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। ये देखो 51 वाला, इसको 2 लीटर सॉल्यूशन में बनाया तो इसकी मोलरिटी कितनी हो गई, ये मोल्स ही मान लो। इसके कितने हुए 0.02, इसके भी मोल्स कितने 0.02। अब इसको एक्सेस AgNO3 के साथ कराओगे तो कह रहा Y बनेगा। तो भाई कितना Y बनेगा, अच्छा 1 लीटर ले रहा है वो, ये 2 लीटर में इतने मोल्स थे तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे, आधे। 1 लीटर में कितने हो जाएंगे भाई मोल, सीधे सीधे हाफ हो जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों एक्सेस में ले रहा है। ये देखो BaCl2, यानी ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है इसके हिसाब से Y। ये 0.01 है, ये एक्सेस में है, तो ये लिमिटिंग हो गया, तो ये पूरा पूरा रिएक्ट करेगा। तो ये 0.01, तो ये भी 0.01। इसी तरह ये क्या बन रहा है Z, ये भी 0.01। रिएक्शन लिख देता हूँ इसकी, इसकी क्या होगी, Br की जगह क्या आ जाएगा भाई, NO3 आ जाएगा, और इसमें SO4 की जगह क्या आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा। बस कॉम्प्लेक्स आयन तो वही रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने कॉपी रिवाइज करनी है। कॉपी रेडॉक्स की और मोल कंसेप्ट की, उसके सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। कितने दिन है हमारे पास, 3 लेक्चर में ही हम सारा काम करेंगे, 2 से 3 लेक्चर में इसके सारे क्वेश्चन हमें रिवाइज करने हैं। कोशिश करूंगा 2 लेक्चर में होगा। ठीक है, रेडॉक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक, रेडॉक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं ऑलरेडी एक लेक्चर आपको दे दिया हूँ। ठीक है, प्लस उसके बाद उसमें मैंने कुछ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कराई थी। ठीक है, तो वो अब आगे मैं कराने जा रहा हूँ, लगभग 20 से 25 मिनट की हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक, इसके अलावा रेडॉक्स में आती है आइडोमेट्री प्लस टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में आपको कराऊंगा आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ, तो आइडोमेट्री हम करेंगे। ठीक है, तो अब रेडॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट था वो वाला ऑक्सी एसिड्स वाला लेक्चर। अब मैं आ रहा हूं किस पे, डिस्प्रपोर्शनेशन पे। ठीक, तो अब हम आगे पढ़ेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन, फिर अगले लेक्चर में मैं आपको ये आइडोमेट्री करा दूंगा। ठीक है, कोशिश ये करिए कि कॉपी के सारे सवाल बगैर देखे एक बार ट्राई कर लीजिए, बस ये करना है आपने। और अगर नहीं होता आपसे, एक बार सॉल्यूशन देखिए, फिर एक बार ट्राई करिए बगैर देखे। और उसके साथ साथ आप दूसरा काम क्या करिए, प्रीवियस ईयर कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके डाउट्स मुझे भेजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके डाउट मुझे भेजिए। ठीक, वो मैं आपको करा दूंगा। प्रीवियस ईयर में वही आपने करना है 41 ईयर्स, और नीट वालों को नीट वाला करना है। ठीक, ये इतना काम करिए, जितना करा रहा हूँ बस उतना करते चलिए। कॉपी रिवाइज करिए, रिवाइज का मतलब उसके क्वेश्चन कर लीजिए सारे बस, और ये प्रीवियस ईयर। हमारे पास 3 दिन है इसको करने के लिए। ठीक है, ये दोनों चैप्टर मिला के। ठीक है, तो अब आगे मैं डिस्प्रपोर्शनेशन कराने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है सर, तो लिखो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ special kind of redox reaction in which same element from same source undergoes oxidation as well as reduction simultaneously, undergoes oxidation as well as reduction simultaneously। सर नहीं समझा, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1, फिर बता रहा हूं कोई भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद होनी चाहिए। जैसे ये है HOCl gives HCl plus HClO3। अब देखो क्लोरीन -1, सॉरी क्लोरीन इसमें +1 होगी HOCl में। सर क्यों? क्योंकि देखो ना स्ट्रक्चर देख लो HOCl का, ये देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। तो क्लोरीन पे क्या आ गया? +1। HCl में -1, HClO3 में +5। तो देखो यहां पर Cl का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और यहां पर Cl का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो एक तरफ Cl का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ Cl का क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक। तो एक ही कंपाउंड का यहां पर देख लो, एक ही कंपाउंड का एक ही सोर्स से, हियर Cl फ्रॉम HOCl is going under oxidation as well as reduction। Cl HOCl से ही रिडक्शन में भी जा रहा है और किस में जा रहा है? ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है। तो अब इसमें देखो इसका एन फैक्टर कितना होगा? +1 से -1, तो 2 का चेंज एटम कितने? 1। ठीक। अब ये देखो ये +1 से +6, एन फैक्टर कितना का चेंज? 4 का, 4 × 1, एक ही एटम। ठीक। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे लिखते हैं? N1 N2 अपॉन N1 + N2, यानी कि इसमें एन फैक्टर फॉर HOCl कितना आया? ये 2 × 4 अपॉन 2 + 4, तो 8/6। ये कितना हो गया? 4/3। इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 1/NF = 1/N1 + 1/N2। ठीक। तो सर ये आया कैसे? आया कैसे ये मैं डिस्कस कर दूंगा, आपको इसका प्रूफ बता दूंगा बाद में, जब ये मैं लेक्चर एंड करूंगा, जिससे मेडिकल वाले इसको ना देखें। ठीक है, अभी यही फॉर्मूला लगाओ और काम चलाओ। अब देखो इसी रिएक्शन को बिल्कुल याद रखना। रिएक्शन देखो, रिएक्शन क्या है? HOCl gives HCl plus HClO3। इसको ये तो क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में इस रिएक्शन को कैसे लिखोगे? H+ हटा दो, ये आयनिक फॉर्म में इक्वेशन आ गई। या सॉल्ट फॉर्म में तो यहाँ कोई भी लगा दो, Na+OCl, NaOCl gives NaCl plus NaClO3। तो ये तीनों ढंग से आ सकती है, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। दूसरी रिएक्शन नए पेज पे कर लेते हैं। अब देखो ये हेडिंग ही क्या बताई मैंने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस हेडिंग की भी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस हेडिंग की, कई बार एग्जाम में आई है, मतलब नीट जेई कोई भी बोर्ड। अच्छा हाँ, ये जितनी भी रिएक्शन है बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑल्सो फॉर बोर्ड्स, क्योंकि सारी रिएक्शन कौन सी है? 12th की। इन रिएक्शंस पे हम क्या सीख रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज निकालना। लेकिन रिएक्शन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे
ये अब इसकी दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक होती है कोल्ड में, एक होती है हॉट में। ठीक, तो पहला ये देखो इसका तो लिख ही लो, रिएक्शन का नाम ही लिख लो कि रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस विद एक्वस एल्कली। इस रिएक्शन की पहले हेडिंग डालो। सेकंड, रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस विद एक्वस एल्कली। ये हेलोजन हो गया और हमने यहां क्या ले लिया, NaOH या फिर KOH, तो ये बन गया। ठीक है, रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद एक्वस एल्कली। ठीक, तो ये देखो Cl यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, और यहाँ पर Cl कितना है, +1 है, OCl माइनस है ये। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता था आदमी, अभी आयनिक फॉर्म में लिख के दिखा दूंगा। चलो लिख ही देता हूँ, यहाँ पर Cl2 प्लस OH माइनस प्लस वाटर। अब कई बार रिएक्शन में ध्यान रखना, बड़े हो गए तो कई बार रिएक्शन में वाटर नहीं भी लिखते हैं। Cl माइनस प्लस OCl माइनस, मतलब अगर आपको पता है तो लिख दो, लेकिन एग्जामिनर हो सकता है ऐसे लिख दे। ये दोनों एक ही रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो यहाँ 0 से, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है Cl2 का, यहाँ पर Cl2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहाँ पर Cl2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना होगा, ये 0 से -1 में गया, 1 × 2, 2। ऑक्सीडेशन, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 0 से +1 में गया, तो 1 × 2 = 2। ठीक, तो अब फिर वही बात, एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, होल 1/n1 + 1/n2। तो इसका एन फैक्टर क्या लिख सकते हो, n1 n2 अपॉन n1 + n2, यानी 2 × 2, 2 + 2, 4/4 = 1। ठीक, चाहो तो ए वाले की भी हेडिंग डाल दो, विद कोल्ड सॉल्यूशन। कोल्ड, ध्यान रखना ये रिएक्शन किसमें हो रही, कोल्ड में। कोल्ड में अलग होती है, हॉट में अलग होती है। लिखो बी, विद हॉट एक्वस एल्कली सॉल्यूशन, विद हॉट एक्वस एल्कली सॉल्यूशन। लिखो हॉट में क्या होगा, इफ वी टेक कंसंट्रेटेड एल्कली, यहां पर एल्कली कैसे थे, डाइल्यूट, यहां पे एल्कलाई कैसा था, डाइल्यूट। यहां पे अब हम कैसा ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड। तो लिखो इफ वी टेक कंसंट्रेटेड एल्कली, एक्वस एल्कली, इफ वी टेक कंसंट्रेटेड एक्वस एल्कली एंड हीट द सॉल्यूशन, देन क्या होगा, देखो हुआ क्या था। देखो इस बार वाटर अलग से नहीं लिख रहा हूं, पिछली बार वाटर अलग से लिखा था क्योंकि ये दिखाना चाह रहा था डाइल्यूट है। तो वाटर नहीं होगा, क्या होगा, तो वाटर एक्वस होगा, लेकिन वाटर इस बार कम होगा क्योंकि ये क्या है, कंसंट्रेटेड, और हॉट में किया। तो पहले देखो कोल्ड में क्या होता है, बना क्या था, NaCl + NaOCl। तो अगर ये हॉट सोल्यूशन में क्या होगा, पहले तो ये बनेगा, फिर हॉट सोल्यूशन में ये फर्दर अभी लिखना नहीं है, ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, इसमें। ये देखो, तो तुम्हें क्या लगेगा कि इससे क्या बना, ये बना। इसीलिए बोलते हैं कि रिएक्शन अलग अलग है, कोल्ड में ये है, हॉट में ये है, क्योंकि पहले ये बनता है, ये फिर अनस्टेबल होता है हॉट में, और ये डिकम्पोज होकर ये दे देता है। तो लिखो इफ वी टेक कंसंट्रेटेड एल्कली एंड हीट द सॉल्यूशन, देन OCl माइनस formed, OCl minus formed will again undergo disproportionation। अब ये रिएक्शन भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, will again undergo disproportionation reaction to give Cl minus and ClO3 minus, Cl minus and ClO3 minus। ये देखो, तो तुम्हें रिएक्शन ये लिखनी है। ठीक है, देखो ये 0, ये -1, ये +5। ठीक, इसका देखो क्या हुआ, रिडक्शन।
इसका देखो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसका रिडक्शन हुआ तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि 2 है यहाँ पर। इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, देखो 0 से +5 गया, यानी 5/2 = 10। ठीक, तो अब टोटल का हमें एन फैक्टर निकालना है, तो क्या बोलोगे, टोटल का एन फैक्टर 1/nf, इसको n1 n2 बोल लो चाहो तो, 1/n1 + 1/n2, ये क्या हो जाता है, nf = n1 n2/n1 + n2। तो कितना हुआ, 2 × 10/2 + 10, 20/12। ये क्या हो गया, 10/6। ये हो गया क्या भाई, इसका एन फैक्टर। ठीक, इसको भी क्या कर सकते हो, 5/3 कर सकते हो। तो देखो मेरी रिएक्शन कौन सी थी, पहले हम इसको 2 रिएक्शन को समराइज करते हैं, फिर और इसी पे रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि हम रिएक्शन भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो Cl2 + NaOH + वाटर, NaCl + NaOCl, ये KOH भी हो सकता है। ठीक है, दोनों एक्वस हैं, दोनों क्या है, डाइल्यूट। कोल्ड सॉल्यूशन में ये बनेगा, हॉट में क्या बनेगा, सर KOH लोगे तब भी यहाँ NaCl बने, अरे नहीं यार, तब KCl बना दो, कैसी बात करते हो। इस बार क्या है, कंसंट्रेटेड हॉट, ये NaCl तो बनेगा ही बनेगा, NaCl या फिर KCl प्लस ये क्या बन जाएगा, NaClO3। ठीक है, तो ये देखो, ये 0, ये -1, ये +1, ये 0, ये -1, ये +5। ठीक है, तो इसी में देखो इसका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी, तो दोनों ही क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ठीक है, अदर एग्जांपल्स, चलो भाई अदर एग्जांपल्स, अब सपोज ब्रोमीन का ही ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर Na2CO3 भी ले सकते हो हॉट में। ठीक है, Na2CO3 लोगे तो एक्स्ट्रा क्या होगा, CO2 निकल जाएगा बस। अगर Na2CO3 भी अभी देखो बता ही देता हूं, मोर एग्जांपल्स ऑन दिस रिएक्शन, मोर एग्जांपल्स ऑन दिस रिएक्शन। ये देखो Br2 + NaOH कंसंट्रेटेड हॉट, बताओ क्या बनेगा, उसका एन फैक्टर निकालो। Br2 + Na2CO3 एक्वस हॉट, निकालो भाई, इन दोनों का एन फैक्टर निकालो। अब देखो रिएक्शन पूरी करो, ये हॉट है तो क्या बनेगा भाई, NaBr + NaBrO3। ऑक्सीडेशन नंबर देखो 0, -1 +5। ठीक, यहां पर देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन हो रहा है, तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, 1 का चेंज है × 2। यहां पर देखो 5 का चेंज है × 2। ठीक, तो देखो एक का ही रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी उसी सोर्स से, तो इसका एन फैक्टर कितना होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, 1/nf = 1 ये
एन एफ क्या हो जाएगा, N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो 10 इंटू 2 सेम ही आएगा, 10 प्लस 2 20 अपॉन 12, तो 5 अपॉन 3। अब देखो ये वही चीज है, ये भी बेसिक सॉल्यूशन है। हॉट है तो क्या बनेगा, देखो NaBrO3 प्लस ये कार्बोनेट का CO2 एक्स्ट्रा बन जाएगा बस, और इस रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है। तो फिर से देख लो भाई, ये 0, ये -1, ये +5, तो बस फिर से ये सेम हो जाएगा इसका इन फैक्टर भी। तो ये वाली रिएक्शन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आपको बताई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीट में तो पता नहीं कितनी बार आई है, बोर्ड में भी पता नहीं कितनी बार आई है, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, ठीक है, स्टेट बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, कोई भी अलग अलग बोर्ड हो, तमिलनाडु बोर्ड हो या CBSE हो, ICSE का पता नहीं मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एन फैक्टर तो चलो निकालना है ही, एज अ रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया ये जो हेडिंग के अंतर्गत मैं ये रिएक्शंस करा रहा हूँ, इनमें से एक रिएक्शन कम से कम बोर्ड में जरूर आएगी। ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी थी जो अभी अभी की, फॉस्फोरस की। अब देखो P4, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो था इसमें आप आयोडीन का भी लिख सकते हैं, अपने मन से आयोडीन के लिखो तीनों रिएक्शन, ठीक है, या होमवर्क के रूप में आयोडीन की तीनों रिएक्शन लिखो, ठीक। ये देखो क्या बनेगा, PS3 क्या है, फॉस्फीन प्लस NaH2PO2, ठीक है। अब इसमें देखो P4 किसमें है, 0 में, ठीक। ये -3, ये देखिए क्या है, ये +1 आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। अब देखो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, 3 का चेंज इंटू 4 इज इक्वल टू 12। ये 0 से +1 कितने, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 का चेंज इंटू 4, ठीक। नहीं सॉरी गलत बोल गया भाई, ये तो मैं किस पे ले गया, हाँ सही तो है। यहां पर देखो क्या हुआ, रिडक्शन, फिर 0 से +1, यहां क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। आपको पता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में टोटल एन फैक्टर कितना होता है, 1/N1 + 1/N2। टोटल एन फैक्टर कितना होता है, N1 N2 अपॉन N1 + N2, तो 12 इंटू 4/12 + 4, तो 48/16, ठीक है, 16 3 का 48। टोटल एन फैक्टर कितना हो गया इसका, 3, ठीक है भाई। अगला देखो, चलो फटाफट करो खुद से, ये उतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करिए, इन तीनों में निकालिए। एक और लिख दे रहा हूं, ये करिए, पॉज करिए, ये चारों सवाल करिए। अब मैं मानो अपने पॉज करके कर लिए हैं, नहीं करें तो पॉज करके करिए। +3 +5 +2, ये देखिए यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन,
इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1, एटम कितने हैं 1। यहां पर क्या हुआ, सॉरी मैं आगे बढ़ गया, ऑक्सीडेशन। इसका एन फैक्टर कितना होगा, ये N1 है ये N2, 2 का चेंज, 2 बढ़ा, 1 एटम 2। इसका एन फैक्टर कितना हो गया, आपको पता ही है भाई 1/NF इज इक्वल टू 1/N1 1/N2। एन फैक्टर कितना हो गया N1 N2 N1 प्लस N2, तो 1 इंटू 2/1 प्लस 2, तो 2/3। इसमें देखो 0 -2 +2 +4, ठीक है ठीक है, एसिड से इसमें गया, ठीक। तो इसमें देखो ये क्या हुआ, रिडक्शन। तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ, 2 का चेंज और 8 एटम तो 16। इसका यहां देखो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक, ऑक्सीडेशन। तो इसका कितने का चेंज है, 2 का चेंज, एटम कितने 8। कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं इसमें, 16, ठीक है, गलत नहीं है। तो भाई टोटल एन फैक्टर कितना हो जाएगा, N1 N2/N1 प्लस N2, तो 16 इंटू 16/32, तो ये 2 टाइम्स, ये 8 टाइम्स। एन फैक्टर इसका कितना निकल के आ गया भाई, 8। अब इसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन -1, यहाँ -2, यहाँ 0। ये देखो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक। यहां पर देखो एन फैक्टर इसका कितना हो गया, 1 इंटू 2, 1 का चेंज है। यहां पर भी एन फैक्टर कितना हो गया, 1 इंटू 2, 1 का चेंज है, ठीक। तो टोटल एन फैक्टर कितना हो गया, N1 N2/N1 प्लस N2, 2 इंटू 2/2 प्लस 2, तो 4/4। एन फैक्टर कितना निकल के आ गया, 1, ठीक है। ये तो याद ही रखना है, लर्न। ये सारी रिएक्शन सर, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं तो सारी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन भी जैसे है, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब KMnO4 देखो, यहाँ पे +6 है, ये +7 है, ये +4 है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन, इसका एन फैक्टर कितना है, 1 का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज इंटू 1। यहाँ पर क्या है देखो, रिडक्शन, 1 का चेंज है इंटू 1, ठीक। तो टोटल एन फैक्टर कितना हुआ, नहीं सॉरी, यहाँ 2 का चेंज है ना, +6 से +4 में गया, 2 का चेंज है 2। तो टोटल एन फैक्टर कितना हुआ, 1 इंटू 2/1 प्लस 2, 2/3, ठीक। तो ये हमने पढ़ा क्या, एन फैक्टर फॉर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब मैं आपसे बोलूंगा यहाँ पे सबकी लिस्ट बनाओ रिएक्शंस की, और उन्हें लर्न करो। लर्न करने के बाद बगैर देखे 7-8 बार लिख के देखो याद ही कि नहीं, क्योंकि ऑल दीज रिएक्शंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये जगह जगह काम आएंगी, ठीक है ना।